नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। कोर्ट्स दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको इस हफ्ते कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तमाम कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सबसे पहले बात हिजाब मामले को लेकर करेंगे। हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने अलग अलग फैसला सुनाया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, तो वहीं दूसरे जज जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज किया। अब मामला 3 जजों की बड़ी बेंच करेगी। फिलहाल कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में लगा हिजाब पर बैन बना रहेगा। शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। इस मामले में दोनों ही जजेस की राय अलग अलग रही। जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने इस पूरे मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए बैन के खिलाफ अपील को खारिज किया, तो वहीं दूसरे जज सुधांशु धूलिया की पीठ ने उनसे उलट राय जाहिर की। क्योंकि इस मामले में जजेस की राय एक नहीं है, इसलिए केस को सीजीआई के पास भेजा गया है। अब सीजीआई तय करेंगे कि 3 जजेस की बेंच सुनवाई करेगी। फिलहाल कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में लगा हिजाब पर बैन बना रहेगा। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर 26 अपीलों को खारिज किया। हालांकि उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कॉलेज मैनेजमेंट छात्रों के यूनिफॉर्म पर या हिजाब पहनने को लेकर कोई फैसला कर सकता है? क्या सरकारी आदेश शिक्षा तक पहुंच के उद्देश्य को पूरा करता है? मेरे हिसाब से जवाब अपीलकर्ता के खिलाफ है। पीठ के दूसरे सदस्य सुधांशु धूलिया की राय अलग रही। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने अपने फैसले में राज्य सरकार के आदेश को खारिज करते हुए हिजाब पहनने पर लगी रोक को हटा दिया। जस्टिस धूलिया ने कहा कि हिजाब पहनना पसंद का मामला है। मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण विषय ये था कि शिक्षा के संबंध में इस तरह का प्रतिबंध लगाकर क्या हम छात्राओं के जीवन को बेहतर बना रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए कहा कि विवाद के लिए आवश्यक धार्मिक अभ्यास की पूरी अवधारणा की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने गलत रास्ता अपनाया। जस्टिस धूलिया ने कहा कि ये दरअसल पसंद और अनुच्छेद 14 और 19 का मामला है। ये पसंद का मामला है, ना ज्यादा और ना ही कम। जस्टिस धूलिया ने कहा कि उनके मन में सबसे बड़ा सवाल बालिकाओं की शिक्षा को लेकर था। ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जीओ वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपहेल्ड करा है। लेकिन जस्टिस गुलिया ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है और उन्होंने 3 चॉइसेस के ऊपर 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन एम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का उस पर रेफर करा है। फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, वर्डिक्ट है। इस वर्डिक्ट में के बाद दोनों जजेज ने इस मैटर को लार्ज ऑनरेबल चीफ जस्टिस के बेंच में भेजा है टू कॉन्स्टिट्यूट एप्रोप्रिएट बेंच। अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो बेंच बनाएंगे वो 3 जजेज बेंच होगी या 5 जजेज बेंच होगी, ये उनका प्रेरोगेटिव है। लेकिन अब हमें इंतजार करना चाहिए कि जो नई बेंच आएगी उसके समक्ष पूरी सुनवाई होगी फिर से, और नई बेंच का जो फैसला होगा उसी फैसले से हाईकोर्ट का जजमेंट प्रभावित होगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर आने पर प्रदेश सरकार के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के तर्क 10 दिन तक सुनने के बाद 22 सितंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने जोर देकर कहा था कि मुस्लिम लड़कियों को कक्षाओं में हिजाब पहनने से
रोकने से उनकी पढ़ाई खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि उन्हें कक्षाओं में जाने से रोका जा सकता है। कुछ वकीलों ने इस पूरे मामले को 5 सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने की गुजारिश भी की थी। वहीं राज्य सरकार की ओर से पेश वकीलों ने कहा था कि हिजाब को लेकर विवाद खड़ा करने वाला कर्नाटक सरकार का फैसला धार्मिक रूप से तटस्थ था। कर्नाटक सरकार ने 5 फरवरी 2022 को आदेश दिया कि स्कूल्स में ऐसे कपड़े पहनकर कोई नहीं आ सकता, जिससे स्कूल कॉलेजेस में व्यवस्था बिगड़े। उडुपी की सरकारी प्री यूनिवर्सिटी की कुछ मुस्लिम लड़कियों ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कक्षाओं में हिजाब पहनकर बैठने देने की अनुमति मांगी थी। 15 मार्च को हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि हिजाब इस्लाम में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और उधर वाराणसी जिला अदालत ने कथित शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की मांग वाली याचिका पर फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने वैज्ञानिक जांच से मना कर दिया है और याचिका रद्द कर दी है। वाराणसी की सेशन कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराया गया था। इस दौरान हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का दावा किया था, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था। हिंदू पक्ष ने अब इस कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग की। वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले को हिंदू पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। 5 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिली शिवलिंग जैसी संरचना की उम्र, लंबाई और चौड़ाई का पता लगाने के लिए इस वैज्ञानिक जांच की मांग की थी। जांच के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को आदेश देने की अपील की गई थी। वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने ये मांग खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में कुल 58 लोगों को एंट्री दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कथित शिवलिंग मिलने की जगह को सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। इसका हवाला देते हुए जिला कोर्ट ने कार्बन डेटिंग या अन्य वैज्ञानिक पद्धति से जांच की मांग खारिज कर दी है। और ईश्वर से यही मनोकामना है कि जो हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को कुचला गया है, आज ये लोग खड़े हुए हैं वाराणसी के, काशी के, और यही मांग है कि जो इतिहास में तलवारों की नोक पे हुआ वो कलम से रेक्टिफाई किया जाए, लोगों के सामने सच आए। हमारे आराध्य का मजाक उड़ाया गया, उसको फव्वारा बोल के, फाउंटेन बोल के। हम चाहते हैं कि एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से एक्सपर्ट ओपिनियन आए कि वो फव्वारा है, कि वो शिवलिंग है, और उसके बाद इस मामले में आगे की प्रक्रिया तय हो। मुझे पूरा विश्वास है, चाहे वार्ता से चाहे न्यायपालिका से, अल्टीमेटली जो सत्य और सही है वो सरवाइव करेगा। इसलिए ना भड़कने की जरूरत है, ना भड़काने की जरूरत है, ना उत्तेजित होने की जरूरत है, ना उदासीन होने की जरूरत है। प्रतीक्षा करना और अपने प्रयत्नों को जारी रखना। मुझे पूरा विश्वास था, है और रहेगा कि जो सत्य और सही है अंततो गत्वा वह प्रतिष्ठित जरूर होगा। कहा गया है सत्य के रास्ते में बाधाएं और परेशानी आ सकती हैं, पर वो कभी पराजित नहीं होता है। ताज विवाद वाराणसी में काशी विश्वनाथ परिसर में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की रोजाना पूजा अर्चना को लेकर है। 18 अगस्त 20 को 5 महिलाएं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी समेत परिसर में मौजूद अन्य देवताओं की रोजाना पूजा की इजाजत मांगते हुए कोर्ट पहुंची थी। अभी यहां साल में एक बार ही पूजा होती है। इस मामले में ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने कहा था कथित शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की कोई जरूरत नहीं है। हिंदू पक्ष ने अपने केस में ज्ञानवापी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देवी देवताओं की पूजा की मांग की है। फिर ये शिवलिंग की जांच की मांग क्यों कर रहे हैं? हिंदू पक्ष ज्ञानवापी में कमीशन की ओर से सबूत इकट्ठा करने की मांग कर रहा है। सिविल प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कमेटी ने दलील दी थी कि 16 मई 2022 को एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे के दौरान मिली आकृति पर असमंजस है, उससे संबंधित आपत्ति का निपटारा भी नहीं हुआ है। 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने भी आकृति मिलने वाली जगह को सुरक्षित रखने के लिए कहा है। ऐसे में वहां खुदाई या अलग से कुछ भी करना उचित नहीं होगा। हिंदू पक्ष ने कहा था कि कार्बन डेटिंग से आकृति की आयु, उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई का तथ्यात्मक रूप से पता लग सकेगा।
बीती 11 अक्टूबर को दोनों पक्ष की बहस खत्म हुई तो कोर्ट ने अपना ऑर्डर सुरक्षित रखते हुए सुनवाई की अगली डेट 14 अक्टूबर तय की थी। ब्यूरो रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे और बात हेट स्पीच को लेकर करेंगे। हेट स्पीच से जुड़े दो अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पहले केस में दाखिल अवमानना याचिका दाखिल है, जिसमें उत्तराखंड दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया गया है। बेंच ने मामले को 4 सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने के लिए कहा। दूसरा केस हेट स्पीच और हेट क्राइम से जुड़ा हुआ है, जिसमें कोर्ट ने कार्रवाई पर जानकारी तलब की। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से हेट स्पीच रोकने के लिए दिशा निर्देश की मांग की है। कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक हलफनामा दाखिल करने की इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच से जुड़े दो मामलों में सुनवाई हुई। पहले मामले में दिल्ली और उत्तराखंड में हुई धर्म संसद के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद में हेट स्पीच मामले में अवमानना का आरोप लगाने वाली याचिका पर उत्तराखंड दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। तुषार गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है, जिसमें उत्तराखंड के डीजीपी और दिल्ली पुलिस को हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के संबंध में हेट स्पीच देने के मामले में कार्रवाई न करने का आरोप है। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और दिल्ली सरकार को तथ्यात्मक स्टेटस और उनके द्वारा दी गई कार्रवाई के बारे में बताते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कहा कि इस स्तर पर वे तुषार गांधी द्वारा दायर अवमानना याचिका में नोटिस जारी नहीं करेंगे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत के महाधिवक्ता R वेंकट रमनी ने कुछ दिन पहले ही अपने कार्यालय का कार्यभार संभाला था, बेंच ने मामले को 4 सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने के लिए कहा। याचिका में कहा गया है कि घटनाओं के तुरंत बाद हेट स्पीच सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन फिर भी उत्तराखंड पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने में 4 दिन का समय लिया, वह भी केवल एक व्यक्ति के खिलाफ। दूसरा हेट स्पीच मामले को CJI की बेंच ने सुना। ये हेट स्पीच और हेट क्राइम पर कार्रवाई की मांग का मामला है। CJI ने याचिकाकर्ता को हेट क्राइम और हेट स्पीच से जुड़ी कुछ घटनाओं का ब्यौरा देने को कहा। कोर्ट ने पूछा कि इन घटनाओं में क्या हुआ, कार्रवाई हुई या नहीं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि हमें ये देखना होगा कि इनमें कौन लोग शामिल हैं और कौन नहीं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सहमति जताते हुए कहा कि भड़काऊ भरे भाषणों से पूरा माहौल खराब हो रहा है और इसे रोकने की जरूरत है। याचिकाकर्ता हरप्रीत मनसुखानी ने कहा, बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहा है। अब इस साजिश को रोकने के लिए कोर्ट के दिशा निर्देश की आवश्यकता है। कोर्ट ने इस मामले में मनसुखानी को 31 अक्टूबर तक हलफनामा दाखिल करने की इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट 1 नवंबर को मामले में अगली सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर GN साईं बाबा के बॉम्बे हाई कोर्ट से बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष सुनवाई में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ के 14 अक्टूबर के आदेश पर रोक लगा दी है। GN साईं बाबा समेत 6 आरोपी सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक रिहा नहीं होंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कथित माओवादी लिंक मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर GN साईं बाबा और अन्य को आरोप मुक्त कर दिया था और रिहाई के आदेश दिए थे। शनिवार को सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी होने के बावजूद साईं बाबा के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस MR शाह और जस्टिस बेला M त्रिवेदी की बेंच ने मामले की सुनवाई की। चुनावी बॉन्ड योजना के खिलाफ दायर हुई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब 6 दिसंबर को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट उस दिन यह परीक्षण करेगा कि क्या मामले को बड़ी पीठ को सौंपा जाना चाहिए। उधर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चुनावी बॉन्ड की पद्धति राजनीतिक फंडिंग का बिल्कुल पारदर्शी तरीका है और काला धन या बेहिसाब धन प्राप्त करना असंभव है।
राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए जारी चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अब 6 दिसंबर को सुनवाई करेगी। उस दिन कोर्ट ये परीक्षण करेगी कि क्या मामले को बड़ी पीठ को सौंपा जाना चाहिए। उधर केंद्र सरकार ने योजना का बचाव करते हुए इसे पूरी तरह से पारदर्शी बताया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस BV नागरत्ना की पीठ ने कहा कि ये अहम मामला है। उन्होंने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से सुनवाई में मदद मांगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ के समक्ष कहा कि चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा प्राप्त करने का तरीका पूरी तरह पारदर्शी है। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था राजनीतिक दलों को नकद चंदा देने के विकल्प के तौर पर लाई गई है। इसका मकसद राजनीतिक चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स या ADR की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने 5 अप्रैल को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया था और कहा था कि ये मामला बहुत ही गंभीर है और इस पर त्वरित सुनवाई की जरूरत है। शीर्ष अदालत ने उस समय NGO की याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी, लेकिन इसे अब तक सूचीबद्ध नहीं किया जा सका था। ADR, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने चुनावी बॉन्ड योजना को जनहित याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाओं में योजना को काले धन को बढ़ावा देने वाली बताया है। इस योजना को केंद्र सरकार ने वित्त अधिनियम 2017 के जरिए लागू किया है। इसमें गुमनाम चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चुनावी चंदा देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने ये भी कहा कि राजनीतिक दलों को चंदा देने की इस योजना के तहत काला धन या बेहिसाब राशि देने का कोई व्यवस्था नहीं है। चुनावी बॉन्ड योजना के प्रावधानों के अनुसार ये बॉन्ड किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता है जो भारत का नागरिक है या यहाँ पर रहता है। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी ही चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा ले सकती है। हालांकि इसके लिए पार्टी को पिछले राज्य विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट मिलना अनिवार्य शर्त है। पार्टी को किसी आधिकारिक बैंक में खातों के जरिए ही बॉन्ड का भुगतान किया जा सकता है। चुनावी बॉन्ड बिना किसी अधिकतम सीमा के 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के रूप में जारी करता है। SBI इन बॉन्डों को जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत बैंक हैं। ये बॉन्ड जारी करने की तारीख से 15 दिनों तक वैध रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस UU ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच को 14 नवंबर 2022 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। अदालत ने भारत सरकार को 31 अक्टूबर 2022 तक अपना जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। अपनी पिछली सुनवाई में अदालत ने भारत सरकार को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अयोध्या मामले में शीर्ष अदालत का 2019 का फैसला पूजा स्थल अधिनियम की वैधता से संबंधित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल कानून 1991 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली दाखिल सभी याचिकाओं पर सुनवाई कर केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 31 अक्टूबर तक का वक्त दिया है। केंद्र ने जवाब देने के लिए कोर्ट से और वक्त की मोहलत मांगी। साथ ही अदालत ने सलाहों पर औपचारिक नोटिस जारी किया है। इन याचिकाकर्ताओं को भी 3 पेज का रिटर्न सबमिशन दाखिल करने के लिए कहा गया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 14 नवम्बर को होगी। न्यायाधीश CJI UU ललित की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार का पक्ष क्या है। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल मेहता से पूछा कि आप कब तक जवाब दाखिल करेंगे। इस पर मेहता ने कहा कि 2 हफ्तों में जवाब दाखिल कर देंगे। CJI ललित ने कहा कि ये 1991 का अधिनियम है। ये उस समय के अधिकांश सांसद नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड संसदीय बहस आदि के रूप में है। जवाब में मेहता ने कहा कि फाइल नोटिंग भी है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि हाँ, ये प्रश्न राष्ट्रीय महत्व के हैं। अब इसकी वैधता निर्धारित करने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अधिकांश चुनौती स्थानों से जुड़ी हुई है। पीठ ने मेहता से पूछा, क्या 1991 का कानून अयोध्या फैसले में शामिल है? आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? तब मेहता ने कहा कि अयोध्या मामले में शीर्ष अदालत का 2019 का फैसला पूजा स्थल अधिनियम 1991 की वैधता से संबंधित नहीं है। CJI UU ललित ने सभी पक्षों को अपने अपने प्रश्नों की सूची वकील वृंदा ग्रोवर को सौंपने के लिए कहा, जिनका संग्रह और नोटिंग तैयार करके कोर्ट में दाखिल की जाएगी।
साथ ही केंद्र सरकार की मांग पर सर्वोच्च अदालत ने जवाब देने के लिए समय प्रदान करते हुए 31 अक्टूबर तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। सीजेआई ललित ने अपने आदेश पक्षों को 3 पेज का रिटर्न सबमिशन भी दाखिल करने के लिए कहा है। साथ ही ये भी कहा गया है कि इस मामले में अगर कोई और सवाल हो तो वो भी उठा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अब अगले महीने 14 नवंबर को मामले पर अगली सुनवाई करेगा, जिसमें कोर्ट सुनवाई के लिए दिशा निर्देश तय करेगा। गौरतलब हो कि सर्वोच्च न्यायालय में पूजा स्थल कानून के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली 6 याचिकाओं की सुनवाई होनी है। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने के लिए कहा था, जबकि अन्य कई याचिकाएं बाद में दाखिल हुई। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर औपचारिक नोटिस जारी किया ताकि केंद्र सभी याचिकाओं में उठाए गए सवाल पर जवाब दाखिल करे। ब्यूरो रिपोर्ट। 2016 में नोटबंदी की संवैधानिक वैधता सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई। जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्ना की पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है। नोटबंदी की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल पूछा है। कोर्ट ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट को भविष्य के लिए कानून तय नहीं करना चाहिए? क्या RBI एक्ट के तहत नोटबंदी की जा सकती है? नोटबंदी के लिए अलग कानून की जरूरत है या नहीं? जिस तरह से नोटबंदी को अंजाम दिया गया, इस प्रक्रिया के पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है। अब केंद्र और RBI को जवाब दाखिल करना है। सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई हुई। याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार और RBI से विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी। साल 2016 में केंद्र सरकार ने 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने का ऐलान किया था, जिसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वह सरकार के नीतिगत फैसलों की न्यायिक समीक्षा पर लक्ष्मण रेखा से अवगत है, लेकिन यह तय करने के लिए 2016 के नोटबंदी के फैसले की जांच करनी होगी कि क्या ये मुद्दा केवल अकादमिक अभ्यास बन गया है। जस्टिस नजीर की 5 जजों की पीठ ने कहा कि जब संविधान पीठ के सामने कोई मुद्दा उठता है तो जवाब देना उसका कर्तव्य है। वहीं अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमनी ने कहा कि जब तक नोटबंदी पर एक्ट को उचित तरीके से चुनौती नहीं दी जाती, तब तक ये मुद्दा अनिवार्य रूप से अकादमिक रहेगा। विमुद्रीकरण अधिनियम 1978 में कुछ उच्च मूल्य के नोटों के विमुद्रीकरण के लिए जनहित में प्रदान करने के लिए पारित किया गया था, ताकि अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक पैसों के अवैध ट्रांसफर की जांच की जा सके। मामले की जांच करने की जरूरत है क्योंकि दोनों पक्ष सहमत नहीं हैं। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि शैक्षणिक मुद्दों पर अदालत का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेहता की दलील पर आपत्ति जताते हुए याचिकाकर्ता विवेक नारायण शर्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील श्याम देवान ने कहा कि वो संवैधानिक पीठ के समय की बर्बादी जैसे शब्दों से हैरान है, क्योंकि पिछली बेंच ने कहा था कि इन मामलों को एक संवैधानिक बेंच के समक्ष रखा जाना चाहिए। एक पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ वकील P चिदम्बरम ने कहा कि यह मुद्दा अकादमिक नहीं है और इसका फैसला शीर्ष अदालत को करना है। उन्होंने कहा कि इस तरह की नोटबंदी के लिए संसद के एक अलग एक्ट की जरूरत है। 16 दिसंबर 2016 को तत्कालीन CJI TS ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटबंदी की वैधता वाली याचिका को 5 न्यायाधीशों की एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ कोर्ट से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।